ठीक, तो आज हम सीए इंटर का लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। सर अगर मैं आप लोगों से सीए इंटर लॉ की बात करूं तो सीए इंटर का लॉ आपको पता है हमारा 100 मार्क्स का ये पेपर है। और ये जो आपका पेपर है ना, ये आईसीआई के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है कॉर्पोरेट लॉस, एक है अदर लॉस। कॉर्पोरेट लॉस 70 मार्क्स का है, अदर लॉस 30 मार्क्स का है। अच्छा, ये जो 70 मार्क्स का पोर्शन है कॉर्पोरेट लॉ, इसके अंदर मेनली आपको सिर्फ दो ही लॉ पढ़ने होते हैं। एक आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक आपको पढ़ना है एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपको याद हो तो आप लोग फाउंडेशन में भी एलएलपी पढ़कर आए हो, और आप लोगों को फाउंडेशन में एलएलपी में आई थिंक सेक्शन 16 या सेक्शन 17 तक ही पढ़ाया जाता था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। ये इंटर में एलएलपी पूरा एडवांस लेवल है, मतलब एलएलपी बनने से लेकर एलएलपी का वाइंड अप होने तक, एलएलपी का मर्जर अमलगमेशन, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो ये एडवांस लेवल एलएलपी है, ये फाउंडेशन वाला एलएलपी नहीं है। कंपनीज एक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इनका, अगर मैं इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो पेपर में कंपनीज एक्ट जो है इसमें से वो 60 मार्क्स तक का आता है इस 70 मार्क्स के पोर्शन में, एंड एलएलपी आता है आपका 10 मार्क्स तक का पेपर के अंदर। तो ये 70 नंबर की वेटेज ये है। फिर आपका पढ़ा इस तरफ अदर लॉज। अदर लॉ में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये क्या चीज है, पहले इसके बारे में इंट्रो देता हूं थोड़ा सा। सर आप सब फाउंडेशन में लॉ पढ़ के आए हो। स्टैच्यूट का मतलब लॉ होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का मतलब हो गया कि आपको लॉ पढ़ने की कला सिखाई जा रही है कि लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सच्चाई ये है कि ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये पहले ना सीए फाइनल में पढ़ाया जाता था। फिर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार हम फाउंडेशन के बच्चे को पहले पूरा लॉ पढ़ा देते हैं, फिर इंटर में भी पूरा लॉ पढ़ा देते हैं, बाद में हम उसको सिखाते हैं लॉ पढ़ना कैसे, सीख ले। फिर इनको रियलाइज हुआ तो हम गलत कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों ने फाइनल से इस टॉपिक को उठाकर डाल दिया इंटर में। गलत ही अब भी है, जाना कहां चाहिए फाउंडेशन में। तुम बच्चे को पूरा लॉ पहले फाउंडेशन पढ़ा चुके, उसके बाद कह रहे लॉ पढ़ने की कला ये होती है, सीख ले। इसमें पता तुम्हारे को क्या सिखाएगा इस चैप्टर के अंदर? ये ना आपको ना लॉ पढ़ने की प्रिंसिपल सिखाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, हमारे इंडिया में ना दो बहुत बेसिक प्रिंसिपल हैं लॉ को पढ़ने की। एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक होती है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़े उनको मैंने चीज क्लियर कर रखी है, लेकिन स्टिल मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, तुम्हारे को ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो नहीं बोलेंगे। एक शब्द है सप्तपादी, सुना है कभी ये वर्ड? नहीं सुना? मेरे वालों ने सुना है? हालात तो मेरे को लग रहा है उन्होंने भी नहीं सुना। सुना है गुरसिमर, सुना है? सुना हुआ है? नहीं तो फिर तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें घंटा कुछ नहीं आता, तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है। सप्तपादी का मतलब होता है 7 फेरे, हिंदी में बोले तो 7 फेरे, जो हिंदू लॉ में 7 फेरे होते हैं वो। अब एक चीज समझना, ये सप्तपादी शब्द हिंदू लॉ का वर्ड है और वहां पे लिखा हुआ है सप्तपादी शुड बी अराउंड फायर, बस इतना लिख के छोड़ दिया। तो क्या रियल लाइफ में फेरे ऐसे होते हैं कि हम बीच में 2 सिगरेट जलाएं, हल्का हल्का धुआं निकले, पीछे गाना चलाएं डीजे वाले बाबू, और बोले चल फेरे कर ले, ऐसा होता है? या हम प्रॉपर पंडित जी को बुलाते हैं, कस्टम्स फॉलो होते हैं, रिवाज फॉलो होते हैं, उसके बाद वो फेरे होते हैं, प्रॉपर अग्नि वग्नि चलाई जाती है, देसी घी डाला जाता है, वगैरह वगैरह। अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं तो सप्तपादी शुड बी अराउंड फायर था, वो तो मैं सिगरेट जलाकर भी कर सकता था। क्या हम लिटरली करा या हमने लॉजिकली संस्कार फॉलो करे, कस्टम्स फॉलो करे? तो इसका मतलब कहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी है, कहां पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी है, ये सब चीजें हमारे को सिखाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारे को लॉ पढ़ने की कला सिखाता है। आगे बढ़ते हैं, एक चैप्टर ये हो गया। ये
पेपर के अंदर अराउंड 10 to 12 मार्क्स का आता है ये वाला चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये इसी का भाई है, इसको समझो। ये भी इंटरप्रिटेशन और फाइन करने में हेल्प करता है, लेकिन इसमें क्या चीजें हैं ये तुम्हारे को क्या सिखाता है, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। ये कहता है कि अगर कोई लॉ आप पढ़ रहे हो और उस लॉ में अगर उस वर्ड को, किसी वर्ड को डिफाइन नहीं कर रखा है और उस वर्ड का मीनिंग अगर इस एक्ट में दिया हुआ है तो आप यहां से ले लो उसका मतलब। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना, तो कंपनी लॉ में ना जगह जगह कई जगह वर्ड यूज होता है फाइनेंशियल ईयर, कई जगह वर्ड यूज होता है कैलेंडर ईयर। अच्छा, सब आप सबको पता है सर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक का, और कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। मैंने क्या बोला सर, कंपनी लॉ में फाइनेंशियल ईयर शब्द को डिफाइन करा हुआ है, कैलेंडर ईयर शब्द को डिफाइन नहीं करा हुआ है। लेकिन कैलेंडर ईयर शब्द को यहां डिफाइन करा हुआ है और ये बोलता है कि कैलेंडर ईयर वो पीरियड है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो क्या हम यहां से मतलब ले लेंगे? आंसर इज यस। तो बेसिक नाम से क्लियर है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। क्लॉजेज मींस डेफिनेशंस। तो इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन शब्दों का मतलब समझाया हुआ है। अगर किसी लॉ में कोई वर्ड यूज हो रहा है और उस वर्ड का मतलब वहां डिफाइन नहीं है और यहां डिफाइन है, तो यहां से उठाकर कहां ले जाओ, वहां ले जाओ और अप्लाई कर लो। तो ये एक्ट हमारे को इंटरप्रिटेशन स्मूथ करने में ही क्या करता है, हेल्प करता है। ये पेपर के अंदर आता है 8 से 10 नंबर का। फिर तीसरा एक्ट है जो इंडिया के अंदर जो आपके कोर्स में है, वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये जो फेमा है, फेमा ये क्या होता है, आजकल आपको पता है हमारी भारत सरकार चाहती है कि एक्सपोर्ट्स इंडिया ज्यादा से ज्यादा करे, इंपोर्ट्स कम करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इंडिया से कोई माल भेज रहे हैं बाहर, तो क्या पेमेंट फॉरेन करेंसी में इंडिया में आएगी? आंसर इज यस। अगर हम कोई माल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो हमारे को इंडिया से बाहर पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। आंसर इज यस। तो बाहर से पैसा भले इंडिया में आए या इंडिया से पैसा भले ही बाहर जाए, उसके ऊपर उन ट्रांजेक्शन पे एक लॉ लगता है, उसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी पेपर के अंदर 10 मार्क्स तक का आता है। अगर आप समझ पा रहे हो, बस ये 3 ही चैप्टर अदर लॉ में, अगर आप समझ पा रहे हो कि अदर लॉ है भी कितने नंबर का, 30 नंबर का, और चैप्टर भी खाली कितने इसके अंदर, 3। मेरी जो बुक आपको मिलेगी, ये आईसीआई के अकॉर्डिंग वेटेज ये है 70 और 30। मेरी बुक में ना मैंने कैटेगरी ऐसे डिवाइड कर रखी है, मैंने अपनी बुक के अंदर ना एलएलपी को यहां कवर कर रखा है। तो मेरी बुक में अदर लॉ में 4 चैप्टर हैं और कंपनी लॉ 60 का। तो मतलब मैंने अपनी बुक को 60-40 में डिवाइड कर रखा है। सिर्फ वो मेरे हिसाब से मेरा मन था तो मैंने कर दिया। अदरवाइज आईसीआई के अकॉर्डिंग तो 30-70 की वेटेज है। उसको मैंने 10 को इस नंबर इसलिए डाल दिया कि बच्चे को एक तैयारी करने का थोड़ा सा एक फोकस ज्यादा रहे कि भाई आखिरी के टाइम पे इन 4 पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि 40 नंबर के शॉर्ट आएंगे। कंपनी लॉ के अंदर टोटल में 13-14 चैप्टर है, वो 13-14 चैप्टर मिलाकर 60 नंबर के हैं। ये 4 चैप्टर अकेले ही 40 नंबर के हैं। स्टार्टिंग में देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं, जिसको कंपनी लॉ समझ नहीं आएगा उसको 1 घंटा नहीं समझ आते। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि स्टार्टिंग में तो हम शुरुआत कंपनी लॉ से ही करेंगे, बेस उसी का बनाएंगे, पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन जब वो पेपर से एक रात पहले जब फटाफट फटाफट रिवाइज करना होता है ना चीजों को, तो उन पे पहले इन पे फोकस करना है, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज रखते हैं, है ना। तो ये उस टाइम पे हमारे को ज्यादा हेल्प करेगी, वेटेज वगैरह उस टाइम पे काम आती है। स्टार्टिंग में तो हमारे को सभी पढ़ना ढंग से। तो ये 30 मार्क्स हो गया। एलएलपी इस तरफ है मेरी बुक में 40 और 60 नंबर का कंपनी लॉ है। तो ये आपका कोर्स का करिकुलम में पूरा ये मतलब स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे। शाबाश मेरे भाई शाबाश, पहली क्लास। अब आज की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। अभी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, ना मैं कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहा, ना मैं एलएलपी, ना इधर से कुछ। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक बेसिक 3 बातें करेंगे जो मैं अपने फाउंडेशन के बच्चों को पहली क्लास में सिखाता हूं, वही तुम्हें भी सिखाऊंगा। घंटा उन्हें भी कुछ नहीं याद, तुम्हें भी नहीं याद। सीखने क्या वाले आज हम, 3 चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। पढ़ रखा सबने फाउंडेशन? तुम्हारा तो एक चैप्टर था तुम्हारी बुक के अंदर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से, फाउंडेशन के अंदर।
उसके अंदर तुम्हारे को सिखाया जाता था। कोई ये अपने बच्चे तो फाउंडेशन वाले तो मेरा पता ही है, जो जितने बच्चे नए हैं इसमें से कोई रेगुलर बैच वाला, रेगुलर कॉलेज वाला भी है? कौन से कॉलेज में भाई? अच्छा ओके। दौलत राम, क्या बात है। तो किसमें भाई? देशबंधु में, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि भाई रेगुलर वालों को थोड़ा सा अब पढ़ाई को लेके मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। तुम्हारे को पता लग गया होगा कि इंटर के अंदर क्लासेस लंबी लंबी होंगी, तो कॉलेज में जुगाड़ कर लेना, यहाँ जुगाड़ नहीं करना है। जो जुगाड़ करना है अटेंडेंस का वो कॉलेज में ही करना है। अब जो मैं तीन बातें कर रहा हूं तुम्हारे से, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, इस सबको स्टार्ट करने से पहले ना मैं पहले ये नहीं बात करूंगा, मैं उल्टा चल रहा हूं। सबसे पहले मैं ये नहीं सिखा रहा लॉ क्या होता है, सबसे पहले बात करूंगा इंडिया में लॉ कौन बनाता है, फिर हम सीखेंगे लॉ कैसे बनता है, फिर हम आएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर लॉ क्या होता है। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक शब्द में मेरे को एक लाइन में अगर कोई समझा पाए, पुराने बच्चे जो मेरे से पढ़े वो छोड़ के, लॉ क्या होता है। अब तो तुम फाउंडेशन में पूरा लॉ ही पढ़ के आ गए हो। ये मत बोलना कानून, ये तो वही मतलब हो गया फ्रेंड कौन है दोस्त। लॉ क्या होता है, हाँ बताओ। करेक्ट, एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट, करेक्ट है। कौन बनाता है लॉ इंडिया में? वेरी नाइस, खाली पार्लियामेंट। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। सर आपको ना मैं एक बैकग्राउंड पे लेके चल रहा हूं, मैंने तुम्हारे को बोला हम तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे, कि आज हम सीखेंगे लॉ, सबसे पहले सीखेंगे कौन बनाता है, फिर हम देखेंगे कैसे बनता है, फिर हम आएंगे लॉ क्या होता है। हमारे इंडिया में ना कोई भी व्यक्ति, अपने दिमाग में प्रिंट कर लो बात, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसको वो काम करने की पावर आई है भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और आप सबको पता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, लेकिन वो बेसिकली बनाया भी नहीं गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई थी, उसमें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स को ऐड किया गया था और अलग अलग कंट्रीज से इसको अडॉप्ट किया गया, कॉपी करा गया, बहुत सारी चीजें हमारी इंडिया के अंदर कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन अगर तुमसे कोई एक लाइन में पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आज के बाद, तो क्या बोलोगे? संविधान। सर इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। आज के बाद कोई एक लाइन में पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। ये अच्छा, फंडामेंटल का मतलब होता है सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। हमारे इंडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसको वो काम करने की पावर कहां से आई है? भारत के संविधान से। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, लॉ मेकर लॉ बना रहा है, उसको पावर कहां से आई है? संविधान से। कोर्ट में पुलिस, कोर्ट में जज न्याय दे रहा है, उनको पावर कहां से आई है? संविधान से। पुलिस वाला अरेस्ट करके लेके जा रहा है, उसको पावर कहां से? संविधान से। ट्रैफिक पुलिस वाला चौक पे खड़े होकर चलान काट रहा है, उसको पावर कहां से? संविधान से। इवन आप लोग जो यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, ये सब भी कहां से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसको वो काम करने की पावर कहां से आई है? संविधान से। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे सबसे पहले कि इंडिया का सुप्रीम डॉक्यूमेंट कौन सा? सर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर इंडिया में कुछ नहीं है। जब हमने समझा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नीचे पावर दी, तीन लेवल पे हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को डिवाइड करा गया। हमारे इंडियन, ये आपको मेरे ख्याल से सेवंथ या एट्थ क्लास में पढ़ाए थे, उसको हम स्टेट के तीन ऑर्गन्स भी बोलते हैं। वेरी नाइस। लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज। मतलब हमारे इंडियन स्टेट के तीन ऑर्गन्स हैं, इंडिया के तीन ऑर्गन्स हैं। अच्छा, कुछ वर्ल्ड वाइड ना इनको तीन की जगह चार ऑर्गन गिने जाते हैं, इसमें चौथा ऑर्गन भी आता है मीडिया। लेकिन इंडिया का मीडिया आपको पता गोदी मीडिया, तो इसलिए उसे काउंट नहीं करते। इंडिया में तीन ही मीडिया आते हैं,
लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज और जुडिशियल बॉडीज। सर अब जरा मैं इन तीनों की अगर बात करूं, जब मैं बोलूं लेजिस्लेटिव बॉडीज, तो लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम होता है टू मेक लॉज, इनका काम है लॉ बनाना। सर जब मैं बोलूं एग्जीक्यूटिव बॉडीज, तो इनका काम है टू इंप्लीमेंट लॉज, जो लॉ बन गया है उसको लागू करवाना। फिर तीसरा आता है सर जुडिशियल बॉडीज, इनका काम है टू इंटरप्रेट द लॉ एंड पास द जजमेंट। भाई मेरे को पता है मेरी राइटिंग कैसी है, तुम्हें तो आदत हो जाएगी, मैं तो सुधार नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी 2 क्लास के बाद। तो कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हो। लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम है टू मेक लॉज, इनका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। जुडिशियल बॉडीज का काम है जो लॉ बन गया है उसके ऊपर इंटरप्रेट करके न्याय देना, जजमेंट पास करना। सर जब भी तुमसे कोई पूछे कि इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडीज कितनी है, तो सर मेनली 2 हैं, एक है पार्लियामेंट एंड दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। इसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। वो तुमने सुना होगा ना एमपी एमएलए। तो जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएलए। तो एमपी किस में बैठते हैं? पार्लियामेंट में। और एमएलए कहां पे बैठते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अब एक चीज समझना, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, लिखवाऊंगा फिर वहां पे बाद में। सर इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही लॉ मेकिंग बॉडी है। सर पार्लियामेंट जो है ये वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करें, सर कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरे इंडिया के लिए सेम है। कोई कंपनी दिल्ली में बनी है वो भी सेम लॉ फॉलो करेगी, कोई कंपनी महाराष्ट्र बनी है वो भी सेम लॉ फॉलो करेगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं एलएलपी एक्ट 2008, ये भी क्या है? पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है, एटसेट्रा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी लॉ आपके कोर्स में पढ़ाए जाएंगे, फेमा हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट हो गया, जो आप फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, ये सारे के सारे लॉ पार्लियामेंट वाले लॉ हैं। मतलब जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट लेवल के लॉ आपको नहीं पढ़ाए जाते ना आपके कोर्स में, रियल लाइफ में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, आईसीआई पेपर स्टेट वाइज लेता है, पूरे कंट्री वाइज लेता है। तो इस चक्कर में वो पूरी इंडिया के लिए यूनिफॉर्म पेपर बनाते हैं, इवन दुबई तक के लिए भी सेम पेपर बनता है, आउट ऑफ इंडिया पेपर जाता है। तो इस चक्कर में वो स्टेट वाले लॉ आपको नहीं पढ़ाते कि हर बच्चे, अगर स्टेट वाले पढ़ाने शुरू कर दिए तो हर स्टेट का अलग पेपर बनाना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ सेंट्रल लॉ पढ़ाते हैं जो पूरे इंडिया पे लगते हैं। तो पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है सर? जो होल इंडिया पे लगते हैं। सर स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़े होकर चालान काटता है, वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग काटता है, और इस लॉ के कानून हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग है। दिल्ली के अंदर क्या नियम है कि अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है तो आगे जो चला रहा है टू व्हीलर उसको भी हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को भी पहनना है। कोई बंदा कार चला रहा है तो जो चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को भी लगानी है। बहुत सारी स्टेट ऐसी है जहां पे सिर्फ आगे वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को नहीं पहनना। आगे वाले को, चलाने वाले को सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का लॉ अपना है, तो वो अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेके बात करें मोटर व्हीकल, इसका एग्जांपल लेके बात करें वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। आपको पता होगा वैसे तो सर्विस टैक्स वैट हुआ करता है, उसकी जगह पे जीएसटी आ गया है, लेकिन वैट आज भी प्रॉपर्ली अबॉलिश नहीं हुआ है। वैट आज भी कुछ जगहों पे लगता है, जैसे अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी वैट लगता है। और वैट को इन लोगों ने जीएसटी के स्लैब से हटाया नहीं, मतलब जीएसटी के स्लैब में डाला नहीं, वैट ही रहती है। इसके लिए क्यों करा, ऐसे बता तो लॉजिक।
आपको पता होगा, अब तो शायद जीएसटी के भी तो रेट्स चेंज हुए, अब थोड़े और कम हो गए। पहले पहले आपको पता होगा जीएसटी का जो हाईएस्ट टैक्स रेट था वो 28% था, हाईएस्ट स्लैब रेट था। इसका मतलब अगर जीएसटी की जो सबसे महंगी आइटम होती थी, जो लग्जरी आइटम्स होती थी ना, जैसे मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, जो बड़ी बड़ी कार्स थी, उन सब पे 28% का टैक्स रेट लगता था पहले। अगर पेट्रोल को, अल्कोहल को, इन सबको भी जीएसटी के दायरे में डाल दिया जाता तो इनके ऊपर भी मैक्सिमम स्लैब रेट कितना लग सकता था? 28। सरकार को लगा यार हमको तो टैक्सेस पूरे मिल ही नहीं पाएंगे जितने चाहिए, तो सरकार ने क्या बोला, वैसे तो वैट एबॉलिश है, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, हम जितना चाहेंगे उतना लगाएंगे। तो उनको जीएसटी के दायरे में डाला ही नहीं। इसीलिए तुमने कभी सुना भी होगा कि कभी ऐसे लोगों के मुंह सुना होगा, दारू के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, 50, 60, 70, इनको सीन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इन पर 60, 60, 70, 70% टैक्स लगता है। इसलिए तुमने सुना होगा हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। तुमने सुना होगा हरियाणा में दारू सस्ती है, दिल्ली में महंगी है, लोग बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि कंपनी ने तो ब्रांड सेम बनाया है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उनकी स्टेट के टैक्सेस की वजह से एक स्टेट में वैट ज्यादा लग रहा है, दूसरी स्टेट में वैट कम लग रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस की फ्लक्चुएशन है। सेम अगर आप पेट्रोल को भी देखते हो, जैसे दिल्ली में भी 94 रुपीज समथिंग का चल रहा है। मैं अभी लखनऊ गया था तो वहां पे 96.88 रुपीज समथिंग का था। तो मतलब वहां पे 2 रुपए ज्यादा था। किसी स्टेट में 92 93 का भी चल रहा है। तो इसका मतलब अगेन कैसे, क्योंकि पेट्रोल पे क्या लगता है, वैट, तो हर स्टेट का रेट अलग है। रॉ प्रोडक्ट, रॉ पेट्रोल तो सेम है, लेकिन सबका प्राइसिंग अलग अलग है। तो ऐसे वाले टैक्सेस जो स्टेट टू टैक्सेस कह रहा हूं, ऐसे वाले लॉ जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग दूसरी स्टेट का अलग, ऐसे लॉ को कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो लॉ पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसे लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। तो अभी हमारी ये पहली बॉडी खत्म हुई जो हमने पढ़ी, लॉ मेकिंग बॉडी, जिनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या? टू मेक लॉज। इसमें कौन आ गए? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब आता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। सर एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम क्या है? टू इंप्लीमेंट लॉज। जो लॉ बन चुका है उसको लागू करवाना। इसके अंदर आती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। सर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, लॉ तो बन गया, अब ये लॉ पूरे इंडिया पे लागू कब से होगा, किस तरीके से होगा, वो कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपने सुना होगा जब जीएसटी आया था तो मोदी सरकार को बहुत गालियां पड़ी थी, आज तक भी पड़ती हैं खैर। लेकिन जब वो आया था और उनको गालियां पड़ी थी, समझने वाली चीज देखना, सोचने वाली चीज, वो गालियां इसलिए पड़ रही थी क्योंकि बीजेपी सरकार उसको इंप्लीमेंट करवा रही थी। बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन समझने वाली चीज ये है, क्या बीजेपी सरकार ने जीएसटी बनाया था, या जिस टाइम बना होगा वो पार्लियामेंट के रूप से बना होगा? और पार्लियामेंट के रूप से बना होगा तो आपको पता है पार्लियामेंट में खाली लीडिंग सरकार नहीं होती, ऑपोजिशन भी होती है। तो समझने वाली चीज ये है, हमारे इंडिया में जो दिखता है वो गाली खाता है, समझने वाली। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोड से जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुम्हारा चालान काट दिया। अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काटा, उसने बोला जी 2,000 रुपए का जुर्माना है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। उसने तुमसे 2,000 रुपए ले लिए। अब तुम पूरे रास्ते स्टेट लेजिस्लेचर के लोगों को गाली देते थोड़ी आओगे, साला इन्होंने लॉ ऐसा बना रखा है, तुम तो गाली किसको दोगे? पुलिस वाले को। साले ने चालान काट दिया 2,000, पता नहीं किसकी शक्ल देख के आया था आज में। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है, जो दिखता है वो गाली खाता है। तो फ्रंट पे हमेशा मोदी सरकार दिखती है, गाली भी कौन खाती है? क्योंकि वो उसे इंप्लीमेंट करवा रही है। लेकिन बनाते वक्त तो उस टाइम ऑपोजिशन भी होती है और लीडिंग से। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि मेजोरिटी वोट तो किसके पास होते हैं? लीडिंग के पास ही होते हैं। तो अब मेरे को समझने वाली चीज ये है कि सर इन्होंने जो लॉ बनाया उसको लागू कौन करवा रही है? ये। अच्छा एक बात बताओ, मोटर व्हीकल्स एक्ट इन्होंने बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने। पुलिस डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पुलिस वाला उस लॉ के बेस पे आपके चालान काट रहा है। तो क्या पुलिस वाला लॉ बना रहा है, उस लॉ को सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा है? इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये वाली बॉडीज लॉ बनाती हैं, ये वाली बॉडीज लॉ को इंप्लीमेंट करवाती हैं, लागू करवाती हैं। ये सेकंड बॉडीज हो गई। फिर थर्ड वाली बॉडी आती है सर, इनका नाम है जुडिशियल बॉडीज। सर ये जुडिशियल बॉडीज को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं, तुमको लिखना है कुछ या हटा दूं? लिखना है तो लिख सकते हो, हटाना है तो मैं हटा सकता हूं, जैसा तुम्हारे को सही लगे। हटा दूं? वाह क्या बात है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस मेरे को भी चाहिए जिंदगी में। ठीक है, हटा दो सब। चलो, तो हम बात कर रहे थे जुडिशियल बॉडीज।
जुडिशियल बॉडीज। सर अगर मैं जुडिशियल बॉडीज की आपसे बात करूं तो आपको पता है सर हमारे इंडिया में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स। इसके नीचे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। फिर इनके नीचे होते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, इनके भी नीचे। मेन हायरार्की यहां से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सर हमारे इंडिया में सबसे लोअर लेवल पे केस यहां जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाती है हाई कोर्ट में। अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट पे। अब जरा पहले ना इधर फर्क समझते हैं सब में। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में फर्क क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस जाते हैं, सेशन कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल केसेस जाते हैं। सर देखो पहले इसी में फर्क समझ लेते हैं। देखो सिविल केस और क्रिमिनल केस तुम्हें भले ही ना पता हो, लेकिन इतना तो समझ आता होगा कि नाम से पढ़ के इतना तो क्लियर हो रहा है, क्रिमिनल केस में पनिशमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट होती होगी, नाम से लग रहा है सीरियस ऑफेंस है। सिविल वाले थोड़े में पनिशमेंट थोड़ी कम होती होगी, लेस सीरियस ऑफेंस होता होगा। फर्क क्या होता है दोनों में समझते हैं। अगर आपका मेन एम किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिलवाना है, देन इट विल फॉल अंडर क्रिमिनल लॉ। अगर आपका मेन एम किसी बंदे से खाली कंपनसेशन क्लेम करना है, पनिशमेंट दिलवाना नहीं है, तो फिर वो कहां फॉल करेगा? सिविल लॉ में। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ बोथ होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। मैं तीनों का एग्जांपल देता हूं वन बाय वन, समझना, मेरे को बताना कौन सा सिविल है, कौन सा क्रिमिनल, कौन सा मिक्सचर ऑफ बोथ है। मैं रोड से जा रहा था, ये मेरा मान लो बचपन का फ्रेंड है। सामने से कोई कार वाला आया, उसने दारू पी रखी थी और उसने एकदम से, हम दोनों बाइक पे जा रहे थे, हमारी बाइक पे टक्कर मारी। इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब ये मर गया ऑन द स्पॉट। अब मैं जो इसका दोस्त हूं, मैं वहीं खड़ा हूं ऑन द स्पॉट। मैं क्या चाहूंगा? मैं ये चाहूंगा सामने वाले को, क्या बोलूंगा कार वाले को, भाई ला 1 लाख रुपए दे, मैं जा रहा हूँ वापिस, कोई बात नहीं, मर गया मर गया। या मैं चाहूंगा उसको भी पनिशमेंट मिले? इसका मतलब दिस विल फॉल अंडर क्रिमिनल लॉ। केस 2, मैंने इससे 100 शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट करा था कि भाई 100 शर्ट सप्लाई कर दियो। मैंने कितने की? इसने कहा 1 लाख रुपए की है। मैंने इसे 1 लाख रुपए पकड़ा दिए। इसने कहा 1 महीने में बना कर दे दूंगा। 2 महीने हुए हैं, ना तो ये माल बना कर दे रहा है, ना ये पैसे वापस कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको जेल मिले, या मैं ये चाहता हूं जो मेरा 1 लाख गया विद इंटरेस्ट, मेरे को पूरा पूरा पैसा वापस मिले डैमेजेस के साथ। इसका मतलब यहां मैं उसको पनिशमेंट नहीं दिलवाना चाहता, लेकिन मेरे को मेरा पूरा पैसा विद इंटरेस्ट वापस चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे मैं खाली कंपनसेशन क्लेम करना चाहता हूं, सिविल लॉ। केस 3, एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मेरी एक लैंड है, उस लैंड पे ना कब्जा हो गया, 10 साल से किसी ने कब्जा कर रखा, वो लैंड खाली नहीं कर रहा बंदा। अब वो किराएदार था, अब वो 10 साल से किराया भी नहीं दे रहा, खाली भी नहीं कर रहा। अब यहां पे ना दो तरीके के बंदे होंगे। एक बंदा वो होगा जो कोर्ट में जाएगा और जज को जाकर बोलेगा कि सर मेरी लैंड 10 साल से इसने कब्जा कर रखी है, मेरी खाली करवाओ, प्लस मेरे को मेरे 10 साल का किराया दिलवाओ विद इंटरेस्ट वापस। एक बंदा ऐसा होगा। अगर वो कोर्ट में जाकर सिर्फ इतना ही मांग रहा है तो ये सिविल लॉ में फॉल कर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कंपनसेशन मांग रहा है। लेकिन अगर वो कोर्ट में जाकर जज को ये बोलता है कि सर बेग तो साला मेरी लैंड खाली करवाओ, किराया वापस लो, प्लस इसको उठा के साले को अंदर डालो, इसको अक्कल आनी चाहिए, दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना करे, तो अब मैं इसको कहां फॉल करवा रहा हूं? क्रिमिनल केस में। इसका मतलब कुछ लॉ इंडिया में ऐसे हैं जो प्योरली सिविल नेचर के हैं, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो प्योरली सिविल नेचर के हैं, सिविल लॉ में जाते हैं। कुछ लॉ ऐसे हैं जो इंडिया में प्योरली क्रिमिनल नेचर के, एग्जांपल मर्डर, डकैती, रेप, ये सब प्योरली कौन से नेचर के हैं? क्रिमिनल। और कुछ लॉ ऐसे हैं जो मिक्सचर ऑफ बोथ हैं, वो आप सिविल में भी लेकर जा सकते हो, क्रिमिनल में भी लेकर जा सकते हो, आपकी चॉइस, आप उसे किस तरह मूव करवाना चाहते हो। तो अब अल्टीमेटली आपको सिविल और क्रिमिनल में डिस्टिंग्विश करना आ गया। तो अगर आपका केस सिविल है तो वो सेशन कोर्ट में जाएगा, और अगर आपका केस, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर आपका केस क्रिमिनल है तो कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। अब सर ये ढूंढने कहां है? ये ढूंढने नहीं होते। आपने दिल्ली में कड़कड़ुमा कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, ये सब कोर्ट सुने होंगे, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट। आप कभी इन कोर्ट के बाहर जाना, वहां पे ना, जैसे कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर जाओ 30 हजारी, वहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट।
अब ये कैसे पहचान होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन की, अब जरा सुनना ध्यान से। तुमने वो पिक्चरों में देखा होगा, वो एक बहुत बड़ा रूम होता है, सामने एक दो कटघरे बने होते हैं, इधर जज बैठा होता है, पीछे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो सारे जज को देख रहे होते हैं, है ना, ऐसा हो रहा होता है। रियल लाइफ में ऐसा फुद्दू कोर्ट नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसे वर्क नहीं करता। रियल लाइफ में क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे कड़कड़ुमा कोर्ट है या 30 यारी कोर्ट। अब कड़कड़ुमा कोर्ट में मान लो 200 रूम है, और हैं वहां पे इतने बड़े बड़े सारे रूम्स हैं, हर रूम अपने आप में एक कोर्ट है, हर रूम में एक जज बैठा हुआ है। अब मान लो उसमें से 200 रूम में से 80 कमरे ऐसे हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की वायलेशन, पार्टनरशिप एक्ट की वायलेशन के केस देखे जा रहे हैं, तो वो 80 कमरे सिविल कोर्ट हो गए। वो 80 कमरे क्या हो गए अपने आप में। 120 कमरे ऐसे हैं जहां पे मर्डर वाले केस, रेप वाले केस, डकैती वाले केस, ये सारे केस देखे जा रहे हैं, तो वो 120 कमरे क्या हो गए, सेशन कोर्ट हो गए। तो हर एक कमरा अपने आप में कोर्ट है, हर एक कमरे में एक जज बैठा हुआ है। बिल्डिंग बाहर से देखकर लग रही है, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर उस कमरे में जो जज बैठा हुआ है वो क्रिमिनल केस हैंडल कर रहा है, तो वो कमरा अपने आप में क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सॉरी, क्रिमिनल केस हैंडल कर रहा है सेशन कोर्ट, और अगर सिविल केस हैंडल कर रहा है तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ आ गई बात, ठीक है। तो सबसे लोअर लेवल पे केस कहां जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सर सिविल है क्रिमिनल है। सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट। यहां पे आप किसी से भी, से यहां पे हाई कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों केस जाते हैं, आप दोनों में से कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं हो अपील कहां करोगे, हाई कोर्ट में। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपने देखा होगा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एस नहीं लगाया, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही है, प्रगति मैदान के पास। हाई कोर्ट जनरली 1 फॉर ईच स्टेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं। तो ये हायरार्की है, और ये किसके कितने कितने होते हैं वो बता दी। तो ये सर हमारी कौन सी थी, जुडिशियल बॉडी। चलो अब इससे ना बात छिड़ी है, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया है, कोई इसमें भी फर्क बताएगा मेरे को। सर कभी रियल लाइफ में एक वर्ड सुना होगा, एक होता है जज, एक होता है मैजिस्ट्रेट, एक होता है जस्टिस। फर्क होता है इन तीनों शब्दों में। ओके, और लेवल तो होते हैं, करेक्ट, अलग अलग लेवल पे होते हैं। फर्क किस लेवल पे किसको बिठाते हैं, वो आइडिया है। ओके, और कुछ, और कोई। सर जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, मैजिस्ट्रेट्स, इनको हिंदी में बोलते हैं दंडाधिकारी। दंडाधिकारी जब मैं बोल रहा हूं तो दंडाधिकारी मीन्स जो दंड देगा। दंड मीन्स व्हाट, पनिशमेंट। पनिशमेंट कहां दी जाती है, क्रिमिनल केसेस में। इसका मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं उन्हें मैजिस्ट्रेट्स बोलते हैं। सर जजेस को इंडिया में बोलते हैं न्यायाधीश, और न्याय का मतलब है आपको सिर्फ कंपनसेशन दिलवाना जनरली। और ये कहां बैठते होंगे, सिविल कोर्ट्स में। तो सिविल कोर्ट में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम बोलते हैं जजेस। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, हाई कोर्ट ऊपर टॉप पे, हाई कोर्ट, उन्हें हम बोलते हैं जस्टिस। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो जजमेंट दे दी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा न्याय है। क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अपील करने का भी कोई मौका नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं इन्होंने जजमेंट दे दी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा न्याय है, तो इन्हीं को हम नाम के देते हैं जज को जस्टिस। तो आज क्या तुमसे पूछे तीनों फर्क क्या सर, जो सिविल केसेस देखते हैं हम क्या बोलते हैं जजेस, जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट्स, और जो टॉप लेवल पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं हम क्या बोलते हैं, जस्टिस। क्लियर हो गया तीनों में। चलो जी, अब हमारी ना सर तीनों बॉडीज क्लियर हो गई, कौन सी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडीज। तो अभी हमने पहली कैटेगरी आज की क्लास की सीख ली। जो मैंने तुम्हारे को ये बताया था, हम आज की क्लास में 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आज की क्लास को। पहले लॉ कौन बनाता है वो हमने देख लिया, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड कैटेगरी में क्या बताया था, हम क्या सीखेंगे, लॉ कैसे बनता है। अब हम उस कैटेगरी पे मूव कर रहे हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आएगी लास्ट, जिसमें हम देखेंगे लॉ क्या होता है। सेकंड कैटेगरी पे आ रहे हैं। अब आता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं पार्लियामेंट। सबसे पहले हम पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं। सर हमारे इंडिया में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कोई भी एक्ट, जैसे हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, एग्जांपल लेके बात करें,
तो सर ये एक्ट का मतलब लॉ होता है, लेकिन ये एक्ट बनता कैसे है? सर कोई भी एक्ट बनने से पहले एक बिल होता है। सर बिल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, फिर उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकसभा राज्यसभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोअर अपर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बहुत सारों को नहीं पता। अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया, वहां पे क्या हुआ, हम लोग थे तो मैं कहीं रास्ते से आ रहा था, वहां पे राजघाट आ गया रास्ते में। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया, मैंने कहा देख राजघाट आ गया। कहती ओके। मैंने क्या है यहाँ पे? मेरे को क्या पता, पार्क लग रहा है। भाई लड़की को, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो, बीसीएमसी है, राजघाट नहीं पता क्या होता है। मेरे को तो तुम्हारे हाथ देख के लग रहा था तुम्हें भी नहीं पता। क्या है राजघाट में? महात्मा गांधी जी की समाधि है। कह रही पार्क बहुत सुंदर है। अब क्या बोलता फिर उसको, मैंने कहा छोड़ ब्रेकअप हो जाएगा। ओ बिल, फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया, लोकसभा और राज्यसभा। फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दी, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने साइन करेगा। कंसेंट, असेंट मींस कंसेंट, साइन करेगा। दैट जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन करे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट बन गया मींस लॉ बन गया। एक्ट, एक बार वो एक्ट बन गया मतलब लॉ बन गया। लेकिन अब एक बात समझ आती है, सर लॉ तो बन गया, अब जैसे लॉ आज प्रेसिडेंट ने साइन करे, आज वो लॉ बन गया, क्या हम उसे आज ही जनता के ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे? चलो भाई फॉलो करना शुरू कर दो, आज बन गया? ये टाइम देते होंगे जनता को। तो अब क्या होता है, जब ये लॉ बनता है तो इसको बनने के बाद ना ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है e-gazette.gov.in, .gov.in। अभी दिखाऊंगा अभी तुम्हारे को। हमारे इंडिया में कोई भी जब नया लॉ बनता है तो वो इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। अच्छा ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे तुम्हारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, तो उसका रोल क्या होता था कि यार मान लो स्कूल में कल छुट्टी है, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे पेश कर देते हैं टुमारो इज योर हॉलीडे, पूरे स्कूल को इन्फॉर्म आया था कल छुट्टी है। हालांकि आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेजेस भी बच्चों के फोन पे जाते ही थे। लेकिन हमारे टाइम पे तो ये सब इतनी चीजें एडवांस नहीं थी, तो ये और हमारे पेरेंट्स के जमाने में तो उस टाइम सिर्फ नोटिस बोर्ड ही काम करता था, जो चिपका देते थे वहीं से, उसी से इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि भैया ये चीज ऐसे है। तो जब भारत सरकार ने कोई नया लॉ बनाया तो वो जनता पे कब से लागू होगा, उसके लिए भारत सरकार ने एक काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड की तरह काम करती है, एक वेबसाइट बना रखी है, वो यहां अपलोड कर देते हैं। और यहां अपलोड करने के बाद उसमें इफेक्टिव डेट बता दी जाती है कि भैया ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो प्रेसिडेंट ने एक लॉ के ऊपर साइन करे, 1/1/2026 को किसी लॉ पे साइन करे, और मान लो ऑफिशियल गजट के अंदर इसकी डेट लिख दी कि भैया ये लॉ 15 मार्च 2026 से इफेक्टिव होगा। अब यहां पे इन लोगों ने क्या करा हुआ है, इफेक्टिव डेट बताई है, तो इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर इफेक्टिव डेट नहीं बताई होती तो ये जिस दिन पब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1/1/2026 को, इसी दिन से इफेक्टिव हो जाता। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ये लोग कैसा दिखता है ऑफिशियल गजट के लिए। पहचानते हो बंदा है, पहचानते हो ना? ठीक, गुड। कंपनीज एक्ट, नोटिफिकेशंस पे आए,
ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। ये खुल गया गजट ऑफ इंडिया। ये अमेंडमेंट क्या है मैं वो नहीं पढ़वा रहा, मैं सिर्फ कुछ पढ़ना सिखा रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी है ऊपर, ये डॉट, ये लॉ अमेंडमेंट कब आई है, 31 दिसंबर 2025 को। नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, दीज रूल्स दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द, और पब्लिकेशन की डेट क्या थी, मतलब जिस दिन आया उसी दिन से इन्होंने सेम डे इफेक्टिव कर दिया। तो मतलब इंडिया में ऐसे लॉ हैं जो फ्रॉम द डे वन इफेक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज अगर वो यहाँ पे कोई इफेक्टिव डेट अलग से भी लिखना चाहते तो लिख सकते थे। किसी और एक दो में चेक कर लेते हैं अलग से कोई इफेक्टिव डेट बता रखी हो तो। स्मॉल कंपनी की लिमिट बदल गई ना, ये भी कब से लिखी है इन लोगों ने, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। और ये भी कब आई थी, ये 1 दिसंबर 2025 में आई थी। देखो 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 ये मिल गया। ये कब आया, 31 दिसंबर 2025 को। लेकिन इसमें इफेक्टिव डेट क्या लिखी है, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन 31 मार्च 2000। तो ऐसे अगर कोई अलग से डेट बताई है तो उस डेट से होगा, नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से। ठीक है, तो हमारे इंडिया में लॉ कैसे बनता है, ये पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस था जो मैंने अभी समझाया। और पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है सर, आपको पता है, जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। ये लॉ मेकिंग प्रोसेस पार्लियामेंट का था। अब हम लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब वो वाले लॉ जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, उसका लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है वो समझते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी को पता है ये वाला लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टेट वाला कैसे बनता है, पार्लियामेंट वाला तो मेरे को लग रहा है सबको याद था, स्टेट लेजिस्लेचर वाला किसी को भी नहीं पता। इनके स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद, करेक्ट, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां पे ना प्रोसेस कैसे वर्क करता है जरा वो देखते हैं। पहले वहां पे क्या था, पहले बिल था, यहां पे भी पहले बिल है। बिल का मतलब क्या है, ड्राफ्ट लॉ। उसके बाद उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाएगा, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाएगा। और इसके दो हाउसेज हैं, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद वहां पे किसके साइन करवाते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। यहां पे साइन करवाएंगे गवर्नर ऑफ स्टेट के, यहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट अपनी असेंट देंगे। जैसे ही गवर्नर ऑफ स्टेट अपनी असेंट देंगे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद उसको कहां पब्लिश करते थे, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। इसे पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में। हर स्टेट की खुद की भी वेबसाइट होती है, इसे वहां पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, पब्लिश करने के बाद आगे का प्रोसेस सेम है। अगर कोई इफेक्टिव डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, और कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो अब हमने दो चीजें सीख ली सर, लॉ क्या, कैसे बनता है, और कौन बनाता है। ये देख लिया, कौन बनाता है हमने पहले सीख लिया था, कैसे बनता है ये सीख लिया। अब हम थर्ड चैप्टर पे मूव कर रहे हैं आज की क्लास के। लिख लिया, डन। थर्ड कैटेगरी मूव कर रहे हैं, लॉ क्या होता है जरा लिखना, फिर समझाता हूं। लिखो, लिखवाऊं, शुरू करूं, चलो लिखो। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स
which are recognized and applied by the state in the administration of justice. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. इन शब्दों को तोड़ते हैं। देखो सबसे पहला वर्ड आ रहा है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अप्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट वर्ड आता है बाय द स्टेट। यहां वर्ड आ रहा है बाय द स्टेट। अब यहां पे जो स्टेट वर्ड है ना, स्टेट वर्ड, ये जो स्टेट वर्ड है, ये यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और यहां पे स्टेट के अंदर 5 चीजें आती हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, स्टेट गवर्नमेंट एसजी। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये 5 चीजें आती हैं। अब जरा इसको समझो। अब ये पहले इन 5 का रोल अब आपको पता है। सर पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है? जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से वाले लॉ बनाती है? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको इफेक्टिव कौन करवाती है? सीजी। इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसे इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज वो होती है जो अपने लेवल पे छोटे मोटे लॉ बनाते, जैसे गांव में पंचायत हो गई, दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी हो गई, ये सब क्या है? लोकल बॉडीज हैं, छोटे लेवल के लॉ बनाती है। अब इनको जरा रीड करो, डेफिनेशन को पढ़ो। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है, किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशन का, विच आर रिकॉग्नाइज मतलब अप्रूव किया गया, किसके द्वारा? या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि एंड इंप्लीमेंट, अप्लाइड का ना, अप्लाइड मींस इंप्लीमेंट, जो कि इंप्लीमेंट किसके ऊपर किया जाता है? होल पब्लिक के ऊपर। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। अच्छा, अब आपको लॉजिकली ये समझ आया होगा मैंने सबसे लास्ट में क्यों कराया, क्योंकि अब आपको पार्लियामेंट का रोल, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल सब पता था कि इसका क्या काम है, तब जाके डेफिनेशन पढ़ानी मेरे को आसान हो गई। अब आपने तीनों चीजें सीख ली आज की क्लास में। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, एक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, उसके बाद छोड़ दूंगा। 2 लॉ में फर्क बताओ मेरे को। कभी सुने शब्द पहले कभी? सर हमारे इंडिया में ना 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। सुने हैं कभी शब्द पहले, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ? मेरे वालों ने भी नहीं सुने मेरे से? हाँ मेरे भाई बता। एग्जाम्पल? हाँ मम्मी। हेलो। क्या हो गया, हमारी माँ कॉल पे कॉल करे। प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, हाँ क्या होता है? तो एग्जाम्पल दे रहा था। सर एक चीज दिमाग में बिठा लो अपने, अगर किसी ट्रांजैक्शन से या किसी चीज से होल पब्लिक अफेक्ट हो रही है, देन इट इज पब्लिक लॉ। अगर खाली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट हो रही है तो प्राइवेट लॉ। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे वो समझा रहा था, मैं एग्जांपल से जानना चाह रहा था लेकिन वो अटक गया। एग्जांपल लेके बात करते हैं।
मेरा इस भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये मेरे को शर्ट सप्लाई करेगा 1 लाख रुपए की, मैंने से 1 लाख रुपए दे दिए एडवांस, लेकिन ये मेरे को माल सप्लाई नहीं कर रहा, ना मेरे पैसे वापस कर रहा। अब इसमें पूरी जनता परेशान है या मैं अकेला परेशान हूं? मैं ही परेशान हूं, जनता को क्या फर्क पड़ रहा है इससे? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ के आए थे वो क्या था? प्राइवेट लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी क्या था? प्राइवेट लॉ। दो सेलर बायर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। केस 2, जीएसटी का रेट 18% है, सरकार ने चेंज करके सारे गुड्स पे 28% कर दिया। एक बंदा परेशान होगा, होल पब्लिक। तो टैक्सेशन लॉज आर पब्लिक लॉ। टैक्सेशन लॉ कौन से वाले लॉ है? पब्लिक लॉ। समझ आ गई? तो कॉन्ट्रैक्ट, इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे? तो यहां पे पहले लिखोगे व्हेन ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अफेक्टेड। व्हेन ओनली parties to the contract are affected, then it is private law. When whole public gets affected, then it is public law. इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, एटसेट्रा। इसके एग्जांपल में टैक्सेशन लॉज। अच्छा मेरे को एक बात बताना, एक एग्जांपल और लिखवाऊंगा, मेरे को एक बात बताना, ये जो रेप होता है, मर्डर डकैती रेप, भगवान ना करे किसी लड़की का रेप हो जाए, तो वो इट विल फॉल अंडर प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ? देखो अगर मैं इंडियन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से बात करूं तो प्राइवेट लॉ, क्योंकि हमारे को क्या फील होता है उसके घर में हुआ, हमारे घर में थोड़ी हुआ, छोड़। लेकिन एक बात बताना, जो निर्भया केस हुआ था या जो डॉक्टर वाला केस हुआ अभी जो पीछे, ये जितने भी रेप वाले केस हुए, ये हुआ तो उनके घरों में। क्या तुम्हारी मम्मियों पे इफेक्ट नहीं पड़ा? टाइम से बाहर, टाइम से घर आ जाइयो, ज्यादा लेट मत रहियो, ये वो। इफेक्ट तो पूरी पब्लिक पे पड़ता है। इसका मतलब क्रिमिनल लॉज और पब्लिक लॉज, क्रिमिनल लॉ किसका पार्ट होते हैं? पब्लिक लॉ का पार्ट होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि होल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। बस आज की क्लास समाप्त तुम्हारी। ठीक है, तो आज की क्लास हमने बेसिक चीजें सीख ली। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनता है, कौन बनाता है, और कितने तरीके के लॉ होते हैं वो देख लिया। फिर जज और जस्टिस और मैजिस्ट्रेट में फर्क सीख लिया। बेसिक बेसिक चीजें सारी, और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में फर्क सीख लिया। बेसिक चीजें सारी सीख ली। अगली क्लास से ऑफिशियली कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो तभी बुक से स्टार्ट नहीं होगा, अभी 2-3 क्लास तो बेस बनवाऊंगा उसका। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय। ठीक है जी।